हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट है जो अप्लाइड फिजिक्स के अंदर चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके, तो अलग अलग मैटर होते हैं, ठीक है, तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जैसे कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंट जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कौन सी 4 जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? वो है देयर आर मास, वॉल्यूम, वेट एंड द डेंसिटी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मास, वॉल्यूम, वेट एंड डेंसिटी। ठीक है, मास क्या होता है? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। जब कोई भी हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट है या बोतल है, बोतल के अंदर कोई भी जैसे एक तो उसकी वॉल्यूम भी होगी और जो वो मैटर कंटेन कर रही होगी, ठीक है, वो उसका क्या मास होगा, ठीक है। और जैसे आगे है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। वेट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या होता है? हम कहते हैं ना भाई तेरा वेट कितना है, तो जो हम जिस मशीन पे जो मेज़र करने वाली मशीन होती है उसके ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा वेट पता लग जाता है। तो एक्चुअल में वो क्या चीज़ है? जो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे लग रही है वो चीज़ होती है, ठीक है, जो हमारा वेट आता है। और उसके बाद में है देर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 4 स्टेट हैं, वो प्रॉपर्टीज थी, ये स्टेट हैं, ठीक है। तो स्टेट कौन से हैं? लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। ओके, ये 4 स्टेट हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज आर मोर इफेक्टिव इन सॉलिड एंड सम शो मोर इफेक्टिव इन फ्लूइड। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं मैटर की जो सॉलिड में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और कुछ होती हैं जो लिक्विड में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। डीज प्रॉपर्टीज़ आर इलास्टिसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड वेलोसिटी। ये कौन सी हैं? इलास्टिसिटी है, प्रेशर है, सरफेस टेंशन है एंड वेलोसिटी है। ये आगे टॉपिक आएंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले है भाई इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तीसरा लॉ यही कहता है न्यूटन का, भाई देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। दिस लॉ इज ऑल्सो रिलेटेड टू अनदर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जैसे कि इलास्टिसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इलास्टिसिटी इज कनेक्टेड विद द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन द सरफेस और साइज ऑफ द बॉडी रेदर देन ऑन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और मोशन। देखो, इलास्टिसिटी क्या होती है भाई? जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा देते हैं तो उसके अंदर वो फोर्स रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। मतलब फोर्स रिस्टोर, जो हमारी लगाई हुई फोर्स उसके अंदर रिस्टोर हो जाती है और वो फिर से अपनी शेप गेन करती है, ठीक है। और जो इलास्टिसिटी होती है वो शेप और साइज पे के अंडर आती है, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स ऑन दी शेप और साइज ऑफ ए बॉडी रेदर देन ऑन द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब उसके स्टेट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती कि जितना उसके शेप और साइज पे डालती है, ठीक है। इफ़ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी produced a change in the configuration of the bodies either in the length, volume, shape, then the force applied is called the deforming force. deforming force कौन सी होती है? जो हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो क्या है, उसकी लेंथ, वॉल्यूम और शेप चेंज कर दे, उसको कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। दस डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच व्हेन अप्लाइड, डिफॉर्मिंग फोर्स वो होती है जब वो अप्लाई की जाती है, चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या आ जाती है? शेप हो जाती है, साइज हो जाता है, वॉल्यूम आ जाती है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जब भी हम लगाते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो क्या चेंज हो जाती है? उसकी शेप, साइज एंड वो चेंज हो जाती है, वॉल्यूम। ओके, उसके बाद में है व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड इट रीगेन इट्स शेप। मतलब जब हम डिफॉर्मिंग, मतलब जैसे कोई बॉल है, ठीक है, बॉल के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो पिचक जाती है, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। और
जब हम उसको रिमूव मतलब हमारी जो फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो रिमूव कर दें, हाथ ऊपर से हटा लें, तो वो क्या है, रीगेन इट्स शेप, मतलब वो बॉल है जो वो अपने आप वापस उसी शेप में आ जाती है। उसके बाद में नाउ द क्वेश्चन राइजेज, हाउ डू अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये कैसे पॉसिबल है कि एक बॉडी है जो वो अपना साइज और शेप है वो दोबारा से क्या है, रीगेन कर लेती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ अनदर फोर्स इज कॉल्ड दी रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे मैंने पहले बताया था, उसको क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू regain its original shape and size when the deforming force is removed is known as elasticity। सॉरी, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है किसी बॉडी की, जब एक बॉडी को ऊपर अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा दें और उसके बाद में उसको हटा दें, डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, तो कितनी अच्छी तरीके से वो अपना वही साइज, ठीक है, वही साइज और शेप क्या है, रीगेन कर ले, उसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, ए बॉडी विच कम्प्लीटली रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दें, डिफॉर्मिंग फोर्स, और वही बॉडी वापस अपनी मतलब शेप एंड साइज गेन कर ले, तो उसको कहेंगे इलास्टिक बॉडी। ठीक है, और इलास्टिसिटी क्या है, जो मैटर, उस जिस मैटर को हम दबा रहे हैं, ठीक है, जिस मैटर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उस मैटर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई, वो कितनी अच्छी तरीके से अपनी जो साइज और शेप है या वॉल्यूम है वो वापस गेन कर रही है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी एक मैटर, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। और बॉडी कौन सी होती है, जिस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं वो बॉडी जो अपना जो साइज है, शेप है, वो वापस कितने अच्छी तरीके से क्या है, परफेक्टली गया है, रीगेन कर लेती है। ठीक है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, ए बॉडी विच डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। देखो, अगर देखो जैसे हमारे पास बॉल है रबड़ की, उसको हमने दबा दिया तो वो अपनी शेप एंड साइज वापस गेन कर लेगी। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे कोई प्लास्टिक की बॉल है, या जो प्लास्टिक से बनी होती है या ऐसे कोई मैटर से बनी होती है, जिसके ऊपर हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा दें ना, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज क्या है, गेन नहीं करती। ठीक है, वापिस परफेक्टली। जैसे एक तो जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक है, या आप मान लो जैसे आपके पास क्ले होती है। ठीक है, अगर क्ले को आप कुछ शेप और साइज देते हैं और उसके बाद में उसको ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो वापस वो वैसी की वैसी नहीं बनती जैसे पहले थी। ठीक है, तो वही होती है प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, और उसके बाद में है इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स और क्वांटिटीज कॉल्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो हमारी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, और इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी, किसी मैटर की कि जो अपना शेप और साइज वापस गेन कर ले डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद में। ओके, तो ये कौन से हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस इज कॉज ड्यू टू द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द बॉडी एंड द स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, इनके आगे अच्छी तरीके से जो है डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन ए डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, एक डीफॉर्मिंग फोर्स जब किसी बॉडी पे लगाया जाता है, देन इट डिवेलप्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, तो वही बॉडी वापिस अपने ऊपर क्या है, फोर्स लगाती है, इज कॉल्ड इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ठीक है, फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग दी बैक बॉडी बैक टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वही जो रीस्टोरिंग फोर्स है, उस बॉडी के, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, उसको रीगेन करने में, उसकी शेप को रीगेन करने में क्या है, हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या है, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया
ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी लगा रही है, ठीक है, पर यूनिट एरिया पे जब वो फोर्स लगेगी तो उसको कहेंगे हम स्ट्रेस। ओके, समझ गए। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ओके, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, इसके बाद में इसका जो यूनिट है वो ये आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में इसका डायमेंशन है ml-1 T-2। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कौन से हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहले है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और हम इसको और क्या कहेंगे? हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस है। देखो, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। इट इज़ डिफाइंड एज दी restoring force acting per unit area perpendicular to the surface of the body, ठीक है। अब देखो, जब परपेंडिकुलरली रिस्टोरिंग फोर्स जब लग रही हो या कोई बॉडी लगा रही हो, ठीक है, परपेंडिकुलरली। अब देखो, इसके ऊपर जैसे ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इस थ्रेड मतलब ये थ्रेड इससे बांध रखी है ना, तो इसके ऊपर क्या है? एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, ठीक है। और इस थ्रेड के अंदर क्या है? एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये नीचे लगा रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, जब क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली लगे। उसके बाद में है टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। टेंजेंशियल मतलब वो टेंजेंशियल ही लग रही है, टेंजेंशियली लग रही है। जैसे ये कोई बॉक्स है, अब इस पे फोर्स तो इधर से भी लगा सकते थे ना, ठीक है, इधर से भी ऐसे करके लगा सकते थे फोर्स, पर अब क्या इसमें यहाँ पे टेंजेंशियली लग रही है, कुछ एंगल के ऊपर लग रही है। तो ये जब फोर्स इसके ऊपर लग रही है तो उसको कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड देन ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स एक्टिंग एवरीवेयर ऑन द सरफेस नॉर्मल टू इट, ठीक है। ये बताता हूँ लाइन क्या है, आगे पढ़ते हैं। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज देन कॉल्ड द वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। इट इज सेम एज प्रेशर। देखो, जब हम मान लो कोई ऐसी या बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम लिक्विड या कोई फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो जब वो फ्लूइड के अंदर होता है ना, तो चारों तरफ से मतलब फ्लूइड है जो लिक्विड है उसके ऊपर फोर्स लगा देता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या है? उसकी वॉल्यूम है जो वो चेंज हो जाती है पहले से, ठीक है, पहले से चेंज होती है। मतलब कोई बॉल है जो मतलब हमने जो अब उसके अंदर क्या है पानी के अंदर या पानी के टैंकर है, ठीक है, उसके अंदर डाल दी, तो पहले जितनी उसकी वॉल्यूम होती है ना, वो उससे थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि जो फ्लूइड है उसके ऊपर चारों तरफ से क्या है? वो क्या है? फोर्स लगाता है, तो उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाती है। तो चेंज आ गया ना, अब चेंज आ गया। तो यही होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, कि जब हम किसी मतलब लिक्विड के अंदर या ऐसी फोर्स लगा दें, ठीक है, जिसके कारण वॉल्यूम उसकी चेंज हो जाए ऑब्जेक्ट की। उसके बाद में है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू दी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है स्ट्रेन। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, तो पहले उसकी डायमेंशन क्या थी वो, और अब उसकी डायमेंशन क्या है। तो अब उसकी डायमेंशन क्या है? उसका डिवाइड में ओरिजिनल जो डायमेंशन थी उनका रेशो, ठीक है। इसके तीन जो हैं आगे पार्ट हैं, टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं? पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? इट इज डिफाइंड एज विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब देखो, हमने कोई रोड ली, ऐसे आयरन की रोड है, ठीक है, मान लो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 5 मीटर। ओके, अगर हमने इसको गर्म कर दिया, ठीक है, या इसको मतलब कैसे भी इसकी लेंथ चेंज कर दी, तो मान लो अब इसकी लेंथ क्या है? 7 मीटर कर दी,
बढ़ा के। तो अभी किसके अंदर चेंज आया है, इसकी लेंथ के अंदर चेंज आया है ना, है ना। तो वही है, जब किसी सब ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज होती है तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ। अब चेंज कितना हो गया लेंथ में, टू दी ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ आ गई, ये चेंज इन लेंथ आ गई, ये चेंज आ गया और ये ओरिजिनल आ गया। चेंज कैसे निकालेंगे, जैसे 7 - 5 अपॉन में ओरिजिनल कितनी है 5, तो चेंज इन लेंथ आ गया, ये आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद में हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो पहले लेंथ में चेंज हुआ था, अब क्या है वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, बस यही चीज़ है। उसके बाद में है शेयर स्ट्रेन। इफ ए टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टॉप फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक whose bottom face is rigidly fixed, changes the shape of the rectangular block without changing its volume। अब देखो shear strain क्या है, ये कोई बॉक्स पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। हमने ये जो नीचे वाला पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट है जो ये फिक्स है, ठीक है, ये नहीं हिलेगा। अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगा दी, यहाँ से लगा दी या कहीं से भी लगा दी। पहले तो ओरिजिनल शेप थी इसकी ऐसे ही, ठीक है। हमने फोर्स लगा दिया तो ये ऊपर से हिल के ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया, ओके। तो इसमें क्या कह रहा है, द शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस। रेशियो किसकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस, इसकी डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द सरफेस एंड अंडर द टेंजेंशियल फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स और इसके बीच में डिस्टेंस है। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सरफेस के बीच में कितना डिस्टेंस है L, ठीक है, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा L। मतलब ये कितना यहाँ से यहाँ पे मतलब चली गई फोर्स लगाने के बाद में, उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है यहाँ पे, ओके। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, और क्या है डिस्टेंस बिटवीन सरफेस, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, वो ही है बस, और कुछ नहीं है। तो इन दोनों का रेशो है कितना, ये यहाँ से चला गया और डिवाइड में इसकी लेंथ। उसके बाद में आ जाता है यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन। यूनिट्स किसके क्या हैं, इट्स हैव नो यूनिट। क्यों, क्योंकि ये देखो रेशियो किसका है, ये लेंथ अपॉन लेंथ का है, तो इसका कोई यूनिट नहीं हुआ। अगर यूनिट देखो लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, नीचे भी अगर मीटर लिखेंगे तो मीटर से मीटर का कट जाएगा, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा और डायमेंशन लेस भी हो जाएगा, ओके। उसके बाद में है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, Hooke's law, within the elastic limit, the stress developed in a solid is directly proportional to the strain produced in it। किसी solid के अंदर stress जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस इलास्टिसिटी। इसमें देखो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस इलास्टिसिटी क्या है, ये हमारे पास एक और बुक है उसके अंदर हमें अच्छे तरीके से क्या है दे रखा है। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें क्या है, यंग्स मॉडुलस। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस विद इन इलास्टिक लिमिट ये बॉडी, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास इसकी यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पहला हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनके ये सिंबल याद रखना, वाई होता है यंग्स मॉडुलस के लिए, ठीक है, बल्क मॉडुलस के लिए के हम लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस इज रेशियो ऑफ नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सॉरी, ये यहाँ पे तो क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है, प्रोड्यूस विद इन इलास्टिक लिमिट, ओके। इसका फॉर्मूला है योर नॉर्मल स्ट्रेन टू दी वॉल्यूमेट्रिक नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शीयर मॉडुलस, ठीक है, इसका सिंबल ये है। उसके बाद में ये है हमारे पास द डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल
स्ट्रेस टू shear strain produced within elastic limit is called the modulus of rigidity। इसका फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास। इसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, देखो इसमें देखते हैं हम प्रेशर क्या होता है। देख लेते हैं, ठीक है। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। देखो जब नॉर्मली लगती है मतलब परपेंडिकुलरली फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया, ठीक है। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा हूँ पर यूनिट एरिया, तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट है जो हमारे पास, वो क्या है, पास्कल। PA से हम रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल, ओके। इसका यूनिट ये भी याद रखना, ठीक है, पास्कल ये भी याद रखना, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद कर लेना, मतलब आपको लिखना आना चाहिए, ओके। उसके बाद में है गोज प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है उसके पहले। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेयर अपने ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर होता है भाई एटमॉस्फेयर का, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। उसके बाद में है गोज प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड द गोज प्रेशर। उसका ये फॉर्मूला है। उसके बाद में एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ गोज प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। ये सिंपल से हैं। अब आ जाते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि इट स्टेट दैट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, एक फ्लूइड है, ठीक है, इनक्लोज्ड है, जो इफ एन इंक्रीज्ड प्रेशर इज प्रोड्यूस इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, अगर मतलब हम किसी पार्ट पे, फ्लूइड के अंदर किसी भी पार्ट पे अगर हम फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, प्रेशर दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी, देन इट इज चेंज ऑफ प्रेशर, देन दिस चेंज ऑफ प्रेशर इज transmitted undimensioned to all the other parts of the fluid। अगर देखो जैसे हम वो नहीं देखा आपने, जो ट्रैक्टर ट्राली होती है या पंप्स होते हैं, कोई भी पंप होता, ठीक है, तो ट्रैक्टर ट्राली के अंदर जो ट्राली के नीचे जो पंप लगा होता है, जब हम उसको खाली करते हैं, ठीक है, तो जो वो पंप होता है ना, उसके अंदर क्या है, फ्लूइड होता है, ठीक है, लिक्विड भरा होता है। तो जब हम उस पंप को ऑन कर देते हैं तो उस लिक्विड के ऊपर क्या है, प्रेशर लगता है, जिसके कारण वो ट्राली है क्या है, ऊपर उठ जाती है और वो खाली हो जाती है। तो एक जगह भी अगर हम प्रेशर लगाते हैं ना उस पंप के अंदर, उस लिक्विड के अंदर, तो वो हर जगह उतना ही प्रेशर लगेगा। जैसे हमारे पास ये फिगर है, ठीक है। अब मैं अगर जहाँ पे ये कोई पिस्टन लगा हुआ है, अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर कर दूँ ना, मतलब मैंने थोड़ा प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, तो ये दोनों पिस्टन क्या है, ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने एक पिस्टन को नीचे किया तो ये ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही कहता है पास्कल लॉ कि किसी भी कंटेनर के अंदर हम अगर जो फोर्स लगाते हैं, कोई भी प्रेशर लगाते हैं, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस लिक्विड के अंदर, और हर पार्टिकल पे, और जो कंटेनर होता है उसकी वॉल्स पे क्या है, इक्वली फोर्स डालता है जितना फोर्स हमने लगाया है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या कहता है, द सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच दिस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड in rest tends to have minimum surface area and acts as a stretched membrane, ठीक है। देखो सरफेस टेंशन क्या होती है, भी लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्या है, जब फ्री स्पेस होता है ना, ठीक है, रेस्ट पे होती है, मतलब ये देखो यहाँ पे लिख रखा है ड्यू टू विच दिस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन रेस्ट, ठीक है। तो वो क्या करना चाहती है, वो कम से कम सरफेस है जो एक्वायर करना चाहती है, मिनिमम सरफेस क्या है, एक्वायर करना चाहती है। और वो किस तरह बिहेव करती है, फिर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। अब देखो, अब आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो
कभी सोचा अभी बारिश की बूंदें गोली क्यों होती हैं? ये इसी का कारण है, क्योंकि उसमें क्या है, सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, तो अगर आप सबसे बेस्ट शेप जो होगी, सबसे कम जो साइज मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाली होती है, शेप होती है, वो क्या होती है, वो क्या होती है, सफ़ियर होती है। ठीक है, तो इसी कारण है क्या है, वो सफ़ियर के लिए आती है जो बूंद होती है। ठीक है, बारिश की, तो वो सफ़ियर के लिए आती है, ऐसे थोड़ी ना, मतलब ऐसे तो नहीं आती कि कोई ट्रायंगल में आ रही है, कोई रेक्टेंगल में आ रही है। ठीक है, तो सरफेस सफ़ियर के लिए आती है, तो सबसे छोटी शेप वही होती है। तो मतलब सबसे कम शेप उसकी सफ़ियर की होती है, तो वो सफ़ियर के लिए इसलिए आती है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, सरफेस टेंशन लग रही होती है। ओके, उसके बाद में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। इसका ऐसा यूनिट देख लेना, न्यूटन पर मीटर। ओके, डायमेंशन देख लेना। उसके बाद में है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, ये 5-6 तो बिल्कुल पढ़ के जाना आप। उसके बाद में है, ये थ्योरी है, बस हमें पढ़नी है और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, द सरफेस टेंशन इज ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब सरफेस टेंशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन क्या है, कम हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास एक बढ़िया टॉपिक आता है, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। एक जो एक अंदर का उनका जो रेजिस्टेंस है और इंटरनल जो फ्रिक्शन है वो क्या है, अप्लाई होती है, कम्स इनटू प्ले। ठीक है, व्हेन ए लिक्विड इज इन मोशन, जब एक लिक्विड किसमें, मोशन में होता है। ठीक है, लिक्विड चल रहा होता है, इज कॉल्ड दी विस्कोसिटी। कैसे, ये कैसे कह रहा है, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे खेतों में पानी जब हम लगाते हैं तो खाड़ा खाड़ा होता है ना जो। ठीक है, गांव के बच्चों ने तो बिल्कुल देखा होगा। तो उसके अंदर अगर आपने कभी देखा हो कि जो उसके पानी की ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है ना, या आपने कभी नदी में देखा हो जो ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है, उसके ऊपर ऊपर वाली लेयर का सबसे जो स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, ऊपर ऊपर वाली जो लेयर होती है ना उसकी स्पीड क्या है, तो ऊपर ऊपर वाली जो, ये तो कह रहा था मैं भाई, ऊपर ऊपर वाली जो सरफेस होती है ना उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। और जब जो मतलब तलहटी पे जो भी चीज़, मतलब उसके जो बिल्कुल नीचे नीचे नदी के, वहाँ पे जो पानी की स्पीड होती है वो कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका यही कारण होती है, क्योंकि जो वाटर है जो, ठीक है, कोई भी लिक्विड और है, वो लेयर्स के अंदर चलता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे चलता है वो। तो अगर आप ट्राई करें ना, कभी ये एक्सपेरिमेंट करें, तो एक काम करना, कोई भी पत्ता ले लेना, एक तो पत्ता पानी के ऊपर ऊपर वाली सरफेस पे रखना। ठीक है, और एक पत्ता उसके बिल्कुल नीचे नीचे तलहटी पे, ठीक है, वहाँ पे रखना। तो देखना सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यही होती है विस्कोसिटी, मतलब जब फ्रिक्शन लगता है लेयर्स के अंदर, ठीक है, लिक्विड के अंदर जब वो चलता है। ठीक है, उसके बाद में एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये मतलब उस लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। और हाँ, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का विस्कोसिटी के ऊपर। तो इसमें दो टाइप हैं, ठीक है, लिक्विड और गैस। इसमें दोनों अलग अलग हैं कि लिक्विड, इन लिक्विड द विस्कोसिटी डिक्रीज एट द टेम्परेचर इंक्रीज। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है इन टेम्परेचर, ठीक, ओ सॉरी, लिक्विड। और इन गैस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेलोसिटी इज इंक्रीज। जैसे ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल से। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो जाती है गैस के अंदर। उसके बाद में हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। ओके, सो आपको होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।